यूथ लीडर्स को अभी पार्टी में क्या वैसी जगह दी जाती है जैसे एक नॉर्मल जो लीडर्स बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं इतने सालों से? क्या यूथ लीडर्स जब निकल के आते हैं, भले वो वर्क में कितने भी अच्छे हों, उनके पास कितना भी इन्फ्लुएंस है लोगों का, लेकिन उनको मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पार्टी में कि उनको उतने बड़े पदों के लिए लड़ना नहीं दिया जाता, उस लेवल के टिकट्स नहीं दी जाती हैं वोटिंग के समय पे। तो क्या ये सच्चाई है कहीं ना कहीं? यूथ को मौका मिलती है। यूथ को थोड़ा चाहिए सब्र, धैर्य, ग्राउंड पे उनका मेहनत। आपकी ग्राउंड रियलिटी पार्टी को दिखनी चाहिए कि आप ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। पार्टी के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए भी, समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपका काम दिखना चाहिए। पार्टी निश्चित रूप से मौका देती है। यूथ को जब एक पार्टी में एंटर करना होता है, सबसे पहले तो अगर किसी पार्टी का उस पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है एज अ यूथ, तो किस पार्टी को ज्वाइन करे अगर वो देश के लिए सर्विस करना चाहता है? पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स ये बहुत गंदी खेल है। राजनीति, पॉलिटिशियंस बहुत गंदे होते हैं। यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मानव सेवा ही माधव सेवा। हिंदुओं को जो दोयम दर्जे का नागरिक समझती थी कांग्रेस और अन्य पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने डिफरेंसेस थी कि उन्होंने कभी आइडियोलॉजी के साथ अपने समझौता नहीं किया। बीजेपी का फेस हमको दिखता है वो सिर्फ मोदी जी मेन लीडिंग फेज में है। कल के दिन जब एक दूसरे लीडर की नीड होगी उसी पोजीशन के लिए, तब आपकी नज़र में अभी पार्टी में कौन उतना स्ट्रॉन्ग दिखता है जो कि उनको रिप्लेस करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है उनसे कंपटीशन ले पाएगा? नेतृत्व की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी नहीं है, और विजन है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है न्यू इंडिया का कि हम 2047 तक इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। वो हमारे देश में हमेशा, क्योंकि सभी समुदायों को इतना वो ऑनर दिया गया कि सब साथ में मिलकर रह सकते हैं, सेक्युलर कंट्री है, उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो भाजपा और कांग्रेस की दो पार्टीज हैं, भाजपा की तरफ से हिंदुओं का सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और हिंदुओं का सपोर्ट भी भाजपा को देखने को मिलता है। इलेक्शंस के समय आते हैं, उसके पहले के जो 6 महीने होते हैं, तब जो हमारे पीएम जी के जो भाषण होते हैं उसमें भी बहुत हिंदूवादी भाषण वो देते हैं कई बार। क्या उनका इसमें मोटिव है कुछ इसके पीछे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाई हार्ट हिंदू हैं और उनके आने से मुसलमान वर्ग है या और भी वर्ग हैं उनको नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी लगा आपको कि एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है? वो हमेशा अपनी भाषण में बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सौभाग्य शो के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, बहुत रिनोन्ड फेस हैं लोकली, एंड एक्चुअली में यूथ पॉलिटिक्स को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा एक हाथ है। इनसे मैं बहुत सारी बातें जानना चाहूँगा यूथ पॉलिटिक्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ वेदांत तिवारी जी से, जो कि मेरे भैया भी हैं और हमेशा से बहुत चीज़ों में उन्होंने मुझे गाइड किया है, और आज ये मेरे सामने बैठे हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉलिटिक्स को लेके क्या है और दूसरी तरफ यूथ को लेके क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है द सौभाग्य शो पे। थैंक यू सौभाग्य, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ योर शो। और बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से आप ये कर रहे हैं और हमारे शहर के लिए एक ये नया कंटेंट है पॉडकास्ट। चूँकि देश भर में सब देखते हैं, हम लोग भी यूट्यूब पे देखते ही हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और आपने शुरू किया और मैंने भी कई आपके एपिसोड्स देखे। उसमें आईपीएस विजय अग्रवाल सर हों या ऑनरेबल मिनिस्टर रामविचार जी हों, तो अच्छा लगा मुझे कि सौभाग्य ने एक नया स्टार्ट किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। यूथ जुड़ रहे हैं आपसे। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ। हाँ जी। तो भैया अभी जो पॉलिटिक्स का सीन चल रहा है इंडिया में, सबसे पहले हम नेशनल लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे। नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स आपके हिसाब से चल रही है, 3 साल से हम एक ही पार्टी को रूल करते हुए देख रहे हैं। सॉरी, तीन टर्म से हम एक ही पार्टी को रूल करते हुए देख रहे हैं। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि पार्टी कहाँ कहाँ पे प्लस पॉइंट्स रही है और क्या पॉजिटिविटी थी पार्टी की जो तीसरी बार भी इतने ईजीली उनको मेजॉरिटी से विन मिली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 स्टार्ट वहाँ से होती है। 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं और 2014 से 2019 के बाद फिर तीसरी बार मौका मिला हमें 2024 में। तो देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करता है, उनसे प्यार करता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 50-55 वर्ष के सार्वजनिक जीवन, जिसे आप पब्लिक लाइफ कह सकते हैं, सोशल लाइफ में, जिनके ऊपर एक दाग नहीं है, बेदाग छवि, वो उन्होंने तीन टर्म वो चीफ मिनिस्टर रहे। गुजरात जैसे आप बोल सकते हैं रिच स्टेट के, जो 2001 के भूकंप में तबाह हो गया था जो गुजरात, और वो गुजरात को उन्होंने उठाकर आज इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टेट है, जो डेवलप स्टेट कह सकते हैं आप। बिल्कुल।
उन्होंने, जनता ने, गुजरात के अलावा पूरे देश ने देखा कि उन्होंने बहुत डेवलप किया गुजरात को। 2014 मुझे अच्छे से याद है, मैं बीजेपी युवा मोर्चा में उस समय अंबिकापुर सिटी का सेक्रेटरी था। मुझे अच्छे से याद है हम लोगों को काम करने का मौका मिला, और वो जब अंबिकापुर आए थे तो एक लाल किला जैसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था अंबिकापुर में। वो एक प्रतीकात्मक था कॉन्सेप्ट। वो इसलिए था कि आप यहाँ आए हैं और ये लाल किला हम प्रतीकात्मक आपको चढ़ा रहे हैं, और इसके बाद जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को लाल किले पे ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो वो एक प्रतीकात्मक था। तो उस समय मैंने बड़ा करीब से देखा प्रधानमंत्री जी को, और उस समय मैं उन्हें देखा तो मैं बोला कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक दाग नहीं है, वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, आरएसएस में वो लंबे समय तक प्रचारक रहे, पूरे देश भर में उन्हें घूमने का मौका मिला, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक से इंटरेक्ट होकर, मतलब जनता के दिलों की बात करते थे, बिल्कुल करते हैं, और पब्लिक उनसे जुड़ी। और आप देखिए कि अटल जी की बाद भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी से आई सेंट्रल में, और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व मिला जिसको पूरा दुनिया आज मानता है। मुझे याद होगा, अभी रिसेंटली आपको भी याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने 1 लाख लोगों के बीच में कहा मोदी इज ए बॉस। हाँ, बिल्कुल। तो वो प्राउड फील होता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आज पूरा वर्ल्ड मान रहा है। और दुख ये होता था, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। 2014 के पहले 10 साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह जी। बिल्कुल, हाँ। ऑनेस्ट पर्सन थे, लेकिन उनके ऑनेस्टी के नीचे उनकी पार्टी में और देश में जो स्कैम हुए, वो कोल स्कैम हो, वह 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हो, तो उससे देश त्रस्त हो चुका था। और सबसे दुख की बात कि वो जब UN गए हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, नवाज शरीफ इज़ ए दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में कि ये प्रधानमंत्री हैं, भारत के देहाती औरत की तरह आकर रोते हैं UN में कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वो तकलीफ होती थी क्योंकि प्रधानमंत्री वो पूरे देश के थे, सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे UN में। और आज मोदी जी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज़ अ बॉस। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं मोदी जी और बाकी कांग्रेस पार्टी में, और जिसकी वजह से बीजेपी आज आप देख रहे हैं कि थ्री टर्म है सेंट्रल में, और आप बाकी स्टेट्स में भी देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार में हैं। अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में ह्यूज विक्ट्री आई है, 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार में आए। तो यही है बीजेपी का जो मैंने आपको बताया। हाँ जी। तो भैया अभी जो बीजेपी का फेस हमको दिखता है वो सिर्फ मोदी जी मेन लीडिंग फेज में है बीजेपी की तरफ से। अगर कल के दिन जब एक दूसरे लीडर की नीड होगी उसी पोजीशन के लिए, तब आपकी नज़र में अभी पार्टी में कौन उतना स्ट्रांग दिखता है जो कि उनको रिप्लेस करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है उनसे कंपटीशन ले पाएगा? देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जो 1980 से, आप बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 1980 में ही पूरे इंडिया में एक पहचान मिली। उससे पहले से हम काम कर रहे हैं। हम 1951 में जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी। उस समय देश में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू इज़ ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम, और उस समय से ये शुरू हुई। आप देखिए कि समय समय पर नेतृत्व बदलता रहा। एक समय अटल जी ने लीड किया भारतीय जनता पार्टी को, आडवाणी जी ने लीड किया भारतीय जनता पार्टी को, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लीड कर रहे हैं। नेताओं की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अभी JP नड्डा जी, हमारे जो अभी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं इंडिया के, माननीय अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, या और ऑल ओवर आप देखेंगे तो हमारे पास फेस की कमी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जो एक यूथ हैं, जो 3rd टाइम अभी कल परसों ओथ हुआ, उनका ओथ सेरेमनी हुई, 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बने वो महाराष्ट्र के। नेतृत्व की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी नहीं है, और विजन है भारतीय जनता पार्टी के पास। एक विजन है न्यू इंडिया का कि हम 2047 तक इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी हम विकासशील देश कहलाते हैं, उससे हमें 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। पार्टी के पास न्यू फेस बहुत हैं, यूथ फेस बहुत हैं, और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग करती भी है और नए चेहरे लाती भी है सामने, जो आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा। यहीं से एक यूथ का जो टॉपिक निकल के आता है, यूथ लीडर्स को अभी पार्टी में
क्या वैसी जगह दी जाती है जैसे एक नॉर्मल जो लीडर्स बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं इतने सालों से? क्या यूथ लीडर्स जब निकल के आते हैं, भले वो वर्क में कितने भी अच्छे हों, उनके पास कितना भी इन्फ्लुएंस है लोगों का, लेकिन उनको मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पार्टी में कि उनको उतने बड़े पदों के लिए लड़ना नहीं दिया जाता, उस लेवल के टिकट्स नहीं दी जाती वोटिंग के समय पर। तो क्या ये सच्चाई है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमारी पार्टी में खासकर हमारी पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य से कार्यकर्ता को उठाकर और कहीं भी बिठा सकती है। और रिसेंटली आप देखेंगे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे ऑनरेबल विष्णुदेव साय जी, वो बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता थे। और कोई सोचा नहीं था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया छत्तीसगढ़ राज्य का। आप बगल में ही देखिए उड़ीसा जैसे स्टेट में। हाँ जी। और आप एमपी में देखिए, मोहन यादव जी छात्र जीवन से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। शिवराज सिंह चौहान जी जब सेंट्रल में गए और मोहन यादव जी को बना दिया गया। यूथ को मौका मिलता है। आप इंडिया में भी देखिएगा, ऑनरेबल अनुराग ठाकुर जी, हम लोग यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया बोलते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल तेजस्वी सूर्या जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 33 ईयर्स ओल्ड, सेकंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बेंगलोर साउथ से। और वो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, बीजेवाईएम के, बीजेपी यूथ के। तो यूथ को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी हर जगह। आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो बहुत से युवा एमएलए हैं। आप जो ओपी चौधरी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूथ हैं। डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा जी हैं, वो लास्ट टाइम बीजेवाईएम के स्टेट प्रेसिडेंट थे, हम लोगों ने उनके साथ काम किया, यूथ हैं, डिप्टी सीएम है। ऐसा नहीं कह सकते, यूथ को मौका मिलती है। यूथ को थोड़ा चाहिए सब्र, धैर्य, ग्राउंड पे उनका मेहनत। आपकी ग्राउंड रियलिटी पार्टी को दिखनी चाहिए कि आप ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। पार्टी के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए भी, समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपका काम दिखना चाहिए। पार्टी निश्चित रूप से मौका देती है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है जिसको भारतीय जनता की तरफ यूथ युवा मोर्चा बोला जाता है। युवा मोर्चा जो अलग एक सेगमेंट बनाया गया थोड़ा सा, वो यूथ के लिए, वो हर पार्टी में रहती है। तो ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अलग से एक सेगमेंट बनाती हैं, इसका कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन नहीं है कि यूथ को हम थोड़ा सा एक अलग लेवल पे रखना चाहते हैं? हाँ। भले हमसे ऊपर या नीचे नहीं, लेकिन हाँ। एक अलग लेवल पे। जी, देखिए, मैं बता रहा हूँ, हर पार्टी, जैसे आप बात करिएगा भारतीय जनता पार्टी की, तो यूथ वर्ग के लिए, मतलब यूथ आप किसको मानते हैं? युवा मतलब 40-45, हाँ, मैक्सिमम 40-45 यूथ मानिए आप। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया भारतीय जनता युवा मोर्चा, मतलब यूथ उसमें काम करेंगे। किसानों के लिए काम कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। महिलाओं के क्षेत्र में काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। वैसे ही अलग अलग दल में भी है। कांग्रेस में भी आप देखेंगे युवक कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, छात्र संगठन NSUI है उनके पास। हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मैंने खुद अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ABVP से शुरू की थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैंने कॉलेज पॉलिटिक्स वहीं से शुरू की थी। तो पार्टी एक वो तैयार करके रखती है प्लेटफॉर्म कि आप यूथ विंग हो, यूथ में काम करो, उसके बाद पार्टी में आओ, सीधा भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। लेकिन एक एज क्राइटेरिया तक तो ही आप काम कर सकते हैं ना यूथ विंग में, उसके बाद तो उम्र तो रुकता नहीं, उम्र तो बढ़ ही रहा है। तो ये है, ऐसा ही है, हर पार्टी की अपनी यूथ विंग है। आप आजकल हम आम आदमी पार्टी की भी देखते हैं कि यूथ विंग है, ऐसा ही है। तो एक यूथ को जब एक पार्टी में एंटर करना होता है, सबसे पहले तो अगर किसी पार्टी का उस पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है एज अ यूथ, तो वो किस पार्टी को ज्वाइन करे अगर वो देश के लिए सर्विस करना चाहता है? और दूसरी चीज़, जब कोई पार्टी वो सिलेक्ट कर लेता है, तब उस पार्टी में एंटर कैसे कर सकता है? देखिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो समझता हूँ, मैं जब पॉलिटिक्स में आया 2009, तो मेरी एक आइडियोलॉजी थी, मतलब मेरी एक विचार थी कि मुझे इस दल में जाना है क्योंकि ये दल मुझे अच्छा लगता है, ये कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, देश के लिए कुछ नया कर सकता है। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अच्छी छात्र, हम लोग चूँकि कॉलेज पॉलिटिक्स में थे, कॉलेज में भी यूथ की बहुत डिमांड रहते हैं, कॉलेज में ये बेहतर होना चाहिए, एग्ज़ाम्स टाइम से होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ABVP में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं एंटर किया 2011 में, 2011 में, तो मुझे लगा कि यार ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खासकर मेजॉरिटी वर्ग की हिंदुत्व की बात करती है। हम हिंदू इस देश में बहुसंख्यक के रूप में, हालांकि वो सबका साथ सबका विकास की ही हम बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं को जो दोयम दर्जे का नागरिक समझती थी कांग्रेस और अन्य पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने डिफरेंसेस थी कि उन्होंने कभी आइडियोलॉजी के साथ अपने समझौता नहीं किया। तो ये पार्टी को हमने चुना कि नहीं, इस पार्टी में काम करना है, इस पार्टी का विज़न अलग है। दूसरी बात, किसी यूथ को जुड़ना हो, पहले उसका विज़न होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है।
हाँ। वो तय कर लिया मैंने। 2009 में तय कर लिया था कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाऊंगा। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। ओके। मेरे घर में एक प्रेशर था कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस करना है तुम्हें, करना है तुम्हें। तो मेरे ख़ानदान में सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं। मैंने बोला नहीं, मैं थोड़ा अपना मुकाम खुद बनाऊंगा। मुझे ये समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र बड़ा अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। बिल्कुल। तो मैंने इस क्षेत्र में मेरी मन लगती थी, तो मैं 12th क्लास से ही प्रिपेयर्ड था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में जाऊंगा और इसी के साथ अपनी पढ़ाई जारी करते हुए अपना कार्यक्षेत्र कुछ अलग बनाएंगे। तो एक युवा जब चाहे उसके पास एक विज़न हो कि मुझे काम करना है और इस दल में काम करना है, उसकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि इस कांग्रेस में काम करना है, समाजवादी पार्टी में करना है, बीजेपी में करना है, जाकर ज्वाइन कर सकता है। वो जाकर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिले और जाकर बोले कि मुझे आपकी पार्टी की मेंबरशिप लेनी है, और वो जुड़ सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास एक विज़न होना चाहिए। बिना विज़न के आकर भीड़ का हिस्सा बनने, मैं नहीं समझता उसे कि मच बेटर है वो। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको वो जो लाइमलाइट होती है उसमें आने में कितना सफ़र लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है? देखिए, लाइमलाइट का बात नहीं है। आप ये देखते हैं कि आप अपने आप को साबित करिए सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी लकीर बड़ी करिए, पार्टी ने जो काम दिया उस काम को अच्छे से करिए, समाज में एक अपनी अच्छी छवि बनाइए। अंबिकापुर जो हमारा शहर है वो 2 लाख की आबादी है हमारे शहर की। आप अपनी छवि बनाइए अच्छी। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, उसके अलावा आपको पता है एक हेल्पिंग हैंड्स करके हम लोगों का एक निःशुल्क रक्तदान का समूह है। एक नॉन रजिस्टर्ड NGO है। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, प्लानिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम लोग। तो 2014 से लगभग 10 साल हो गए हमें, लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को हम लोग आज तक निःशुल्क रक्त दिलवाते हैं। आज भी रोज़ हमें हमारी टीम के सानू कश्यप जी हैं, मेंबर हैं, ऋषि अग्रवाल जी हैं, पीयूष त्रिपाठी जी हैं, हम लोग को लगातार फ़ोन आते हैं। और चूंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ, ये ट्राइब्स एरिया है, आदिवासी एरिया है, यहाँ थैलीसीमिया और सिकलिंग के पेशेंट ज़्यादा हैं जिन्हें बॉडी में खून नहीं बनता। तो हमें फ़ोन आते हैं और हम लोग निःशुल्क, नंबर हमारा दिया हुआ है सभी जगह, निःशुल्क उन्हें खून अवेलेबल करवाते हैं। तो एक ये काम भी करते हैं। ये इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन ये माधव सेवा है। और क्योंकि कहते हैं ना कि मरकर भी अमर रहना है तो दूसरों के काम आओ, तो सुकून मिलता है। ये काम भी करते हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा दिए, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए, कभी चित्रकला प्रतियोगिता करवा दिए, कुछ भी कंपटीशन करवा दिए। तो यूथ के बीच में एक्चुअली रहना होता है। तो उससे आप यूथ से जुड़ते भी हैं और समझ पाते हैं कि यूथ चाहता क्या है आपसे, या योजना बनाने वाले लोगों से क्या चाहता है, यूथ क्या परिवर्तन चाहता है। तो वही है कि एक हमारा ये फेवरेट टॉपिक भी है कि यूथ के बीच रहो, यूथ को समझो। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं वैसा दिखता नहीं है कई बार, जो डर्टी पॉलिटिक्स से इंक्लूड हो जाती है इन चीज़ों में, तो फिर वो पॉलिटिक्स में जाने के बाद एक इंसान सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते रह जाता है और वो समाज सेवा उतना कर ही नहीं पाता, जिस वजह से वो पॉलिटिक्स में जाना शुरुआत करता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। असल में ना समस्या ये रही कि देश में सिनेमा ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स ये बहुत गंदी खेल है। राजनीति, पॉलिटिशियंस बहुत गंदे होते हैं, और ये ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जैसे लोग पॉलिटिक्स से हेट करने लगे। वो कहते हैं ना कि जब कीचड़ को साफ़ करना है, जब तक आप उसमें उतरेंगे नहीं, साफ़ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये पॉलिटिक्स कीचड़, मैं तो नहीं कहूँगा कीचड़ है। यूथ को आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने देश में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। आज भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे यूथ आइकॉन इंडिया में हुए, जिन्होंने 22 वर्ष 23 वर्ष में अपने आप को देश के लिए निछावर कर दिया। वो युवा ही तो थे और उस क्रांति के परिवर्तनशील के वाहक बने। वो उन्होंने देश में एक परिवर्तन की लहर बनाई, अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराया। तो मैं मानता हूँ कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और एक गोल लेकर आना चाहिए, और इसलिए उस गोल के पीछे काम करना चाहिए उन्हें। ये पहले से परसेप्शन नहीं तैयार करना चाहिए कि एक डर्टी पॉलिटिक्स है। और देखिए, पॉलिटिक्स राजनीति, राज करने के लिए नीति बनाई जाती है, आप कह सकते हैं। तो पहले समझिए अच्छे से, फिर खेलिए, ये कहा जाता है। तो अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी मौका कम मिलता है, हालांकि लापरवाही है हमारी, मैं तो साफ कहूँगा, लेकिन अध्ययन करते हैं। अखबार पढ़िए, सोशल मीडिया पे भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है, और फिर करंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, थोड़ा अपडेट रहिए।
मैं सबसे कहता हूँ, ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिक्स में वही, हर यूथ को अपडेट रहना चाहिए। आपके सोसाइटी में आसपास में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, अपडेट रहिए। युवा को अपडेट रहना ही चाहिए। युवा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कितना अभी उतना युवाओं को देखा नहीं जाता है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं उतना। और कभी कभी तो फिर भी हो रहा है कि सोशल मीडिया में चल रहा है तो जो आजकल वर्ड है फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसकी वजह से लोग इंक्लूड होने लगे हैं। फिर कुछ यूट्यूबर्स इसके बारे में बहुत डिटेल में आजकल बात कर रहे हैं, इसको लोग देख के पसंद करते हैं क्योंकि स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी होती है। ध्रुव राठी का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, वो भी इस बारे में इस टाइप के कई टॉपिक्स वीडियो बनाते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या फिर जियो पॉलिटिक्स, जो हम अलग अलग जोग्राफीज़ की बात करते हैं। और भी कई यूट्यूबर्स हैं जो कि इस टॉपिक को हाईलाइट करें, जिसकी वजह से यूथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी जो यूथ है वो इंटरेस्ट लेकिन टॉपिक से बात ज़रूर कर लेती है, बट खुद उसमें घुस के उस चीज़ों में बदलाव नहीं लाना चाहती है। इसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, यूथ को पहले तो समझना पड़ेगा ये पॉलिटिक्स है क्या, और कॉन्सेप्ट मैं बोला क्लियर होना चाहिए। एक युवा, मेरा मानना है 17 या 18 साल में 12th हो जाता है, आप कॉलेज पहुंचते हैं, पॉलिटिक्स की एंट्री वहाँ से होती है। आप किसी भी कॉलेज पहुँचेंगे, हम लोग जब कॉलेज पहुँचे तो हमने देखा कि 2-3 स्टूडेंट्स विंग होती हैं, ABVP है, NSVI है और भी है। और ये करते क्या हैं, ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन, बदलाव, यूथ को सशक्त बनाना। यूथ को, आपको कॉलेज में आपके एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं या धांधली हो रही है किसी चीज़ में, आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप उनके पास जाते हैं, वो आपकी आवाज़ बनते हैं, वो आपकी आवाज़ बनकर अथॉरिटी तक आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं, यूथ लीडर। आपने एक बात की अभी, जैसे ध्रुव राठी, मैंने देखा अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस हुए 2024 के, ध्रुव राठी, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, मुझे जो पता है मुझे कि वो बाहर रहते हैं, जर्मनी में शायद, जर्मनी। वो वहाँ से एक ऐसा नैरेटिव सेट करना शुरू किए अगेंस्ट BJP, अगेंस्ट मोदी जी, एक फेक नैरेटिव आप कहिएगा। और कहते हैं ना, हम लोग जो लोग होते हैं, भारतीय लोग नहीं, आप ओवरऑल सब जगह कह सकते हैं कि हमें जो परोसा जाता है ना, हम उसे हाथों हाथ स्वीकार लेते हैं, हम उसकी जांच नहीं करते, ये सही है कि गलत है, अगला बंदा जो बोल रहा है ये सही है कि गलत है। तो ध्रुव राठी ने ये नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया, एक हद तक मुझे मैं जो मानता हूँ 2-4% कामयाब भी हुए, लेकिन फिर भी देश ने उन्हें नकारा। और वो कांग्रेस के बड़े लीडर्स और बाकी लोगों ने उन्हें जो भी फंडिंग की होगी कि आप हमारे तरफ से एक नैरेटिव चलाओ, क्योंकि यूथ जो है, इंडिया जो है वो सबसे बड़ी एक यूथ कंट्री है, 60-65% यूथ रहते हैं इस कंट्री में, और एक बड़ा वर्ग है युवाओं का जो देश की दशा और दिशा दोनों तय करता है। तो उसने जो फेक नैरेटिव्स चलाना शुरू किए थे, थोड़ा प्रभाव पड़ा, मैं मानता हूँ 2-4-5%, बाकी यूथ ने एक सिरे से नकार दिया। और जो जियो पॉलिटिक्स का आपने बात किया, मेरा मानना है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह है, हर जगह है। हम 21st सेंचुरी हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं हम, तो ये तो हर ही जगह है। आप देखिएगा, वो एशियाई कंट्रीज़ हों या फिर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, सभी जगह है ये। कई बार जो कैंपेन्स के पहले हमको एक मैनिफेस्टो दिखाया जाता है पार्टीज़ की तरफ से, वो सारी चीज़ें 5 साल में पूरी नहीं हो पाती हैं। तो मैनिफेस्टो कोई ऐसा परफेक्ट वो नहीं होता है कि हम पहले से उतना उसको प्लान करके नहीं बनाते हैं कि हम ये 5 साल में कर पाएंगे या नहीं, या फिर हम क्यों फेल होते हैं उसको इनकम्प्लीट रह जाने में? देखिए, हमारे यहाँ, मैं मैनिफेस्टो की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने अपना जो मैनिफेस्टो दिया था, उस मैनिफेस्टो के जो बेसिक्स पॉइंट्स पे आप बात करेंगे, हमने ये किया था कि छत्तीसगढ़ की हर महिला को, जो महिला शादीशुदा हैं, उन्हें हर महीने 1000 रुपये देंगे। बिल्कुल, वो मैनिफेस्टो था। वो इसलिए देंगे कि महिलाएं कैपेबल हों और इंडिपेंडेंट हों। हमने फर्स्ट मैनिफेस्टो था, हमने पूरा किया। हमारा जो पहला वादा था हमने पूरा किया। दूसरा वादा था धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे यहाँ धान, व्यापक स्तर पे धान की खेती होती है। हमने कहा था हम 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदेंगे। हमने धान खरीदी की 3100 प्रति कुंटल हमने धान खरीदी की। बोनस जो पिछला था, वो बोनस का हमने वादा किया था कि बोनस भी देंगे, बोनस भी दिया। यूथ को रोजगार की जो बात आई, आप देख रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। अभी अंबिकापुर में ही आप देखेंगे आरक्षक भर्ती हो रही है, पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं, लोग पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, बहुत सारे युवा
फॉरेस्ट की भर्तियां चल रही हैं, टीचर्स की भर्तियां चल रही हैं, CGPSC के रिजल्ट अभी रिसेंटली आए हैं। तो हमने जो वादा किया था वो वादा किया था। सबसे बड़ा बात जो आपने बोला ना अभी कि मैनिफेस्टो पे काम क्यों नहीं करते हैं, बोलते कुछ और हैं। आपके कहने का सेंस था कि बोलते कुछ और है फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। देखिए वो होता है आपके ऊपर। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसका नाम था संकल्प पत्र। संकल्प मीन्स प्रॉमिस। तो हमने प्रॉमिस किया था, वो आपकी नीयत में होना चाहिए। हमारी नीयत थी, हमने प्रॉमिस किया। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने ही प्रॉमिस किया था कि हम 2500 रुपये हर बेरोजगार युवा को भत्ता देंगे। उन्होंने 5 साल युवाओं को गुमराह किया। उसके अलावा डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के पद बेचे गए। CGPSC के स्कैम हुए, जो आप रिसेंटली अखबारें पढ़े होंगे। टामन सिंह सोनवानी जो चेयरमैन थे PSC के, पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो गिरफ्तार हुए हैं। उनकी अवैध संपत्तियां पकड़ाई। तो मैनिफेस्टो के साथ साथ आपकी नीयत भी क्लियर होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ हमारा परिवार है। हम 2.5 करोड़ जो लोग हैं ये हमारे परिवार हैं, और इस परिवार के बेहतरी के लिए राज्य की जनता ने हमें चुना है। तो हमें चुना है तो हमें उनकी बेहतर करनी है, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जीवन स्तर को सुधारना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, युवाओं को रोजगार देना है। तो ये विजन होना चाहिए आपके पास। और मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में हो। सेंट्रल में भी देखिए हमने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, कश्मीर से 370 हटाएंगे। 370 एक ऐसी धारा थी कि कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, बाकी इंडिया में हर स्टेट का 5 साल का। इंडियन फ्लैग की जो दुर्गति की जाती थी वहाँ, हमारी भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा की, तो हमने वहाँ धारा 370 हटा दिया जो हमने संकल्प किया था। और आज कश्मीर हम भारत का मुख्य अंग है, हम वहाँ आसानी से जाते। एक समय था कि आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, लोग कश्मीर जाने से डरते थे। उसके अलावा भी हमने जो वादा किया था सेंट्रल में, स्टेट में, हम सारे पूरा कर रहे हैं। तो नीयत होना चाहिए। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि हम जो वादा किए हैं उसे हमें निभाना है। अब अगर हम इस अपने स्टेट पे और अपने डिस्ट्रिक्ट पे आए तो आपको लोकल लेवल पे क्या चेंजेस देखने को मिले हैं बीजेपी के आने के बाद से? देखिए आप लोकल स्तर पे देखेंगे तो मैं आपको अभी ही बताया कि सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है। सबसे प्रमुख मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ जी। शिक्षा, एजुकेशन में आप देखेंगे अंबिकापुर का आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और ये डिवीज़न हेडक्वार्टर भी है। हम संभाग के भी एक तरह से आप हो सकते हैं कि संभाग का मुख्यालय है अंबिकापुर, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हैं और डिस्ट्रिक्ट का भी हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय भी है। बिल्कुल। अंबिकापुर में जो मेडिकल कॉलेज है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अंबिकापुर में जो स्टेशन है, और भारत में मैं एक चीज़ और कहता हूँ, भारत में अंबिकापुर जैसे 10,000 से ऊपर शहर हैं जो 2 लाख की आबादी के हैं। कितने शहर हैं जहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन जाती है? ये हमारी सांसद और हमारी मोदी जी ने इस बात को सुना और अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन दिया। आप रिसेंटली देखे इनॉग्रेशन हुआ एयरपोर्ट्स का, कल पेपर में पढ़ा होगा आपने कि 24-25 से उड़ानें शुरू हो रही हैं। ये फाइनल है इस बार? ये आ चुकी है, टिकट काउंटर्स ओपन होने वाले हैं। बहुत समय से डिले हाँ, होकर वो लोग बहुत actually- परेशान थे। और ये मेरे पास इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था जब मैं पोल डाला कि जब आपके सामने कोई भी बीजेपी से पॉलिटिकल लीडर होंगे तो 2 क्वेश्चन है, एक और मैं करूंगा। एक तो ये एयरपोर्ट वाला कि ये एक्चुअली कब ओपन होगा। नहीं, देखिए वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और शहर सहित पूरा जिला कर रहा है। हाँ जी। चूँकि आप सुने होंगे एयरपोर्ट आज से नहीं है, पहले से है। एयरपोर्ट लेकिन हम चूँकि कनेक्ट नहीं हो पाते थे, हम लोग भी कोई बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, आपके चैनल में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, हाँ। तो उनको भी लगता होगा यार थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है यार सरगुजा में, मतलब ट्रैवल करो, रायपुर आओ, फिर 6 घंटे ट्रैवल करो, फिर आओ। और एक कनेक्टिविटी, अगर एयर कनेक्टिविटी हो जाए तो रायपुर आए और रायपुर से सीधा अंबिकापुर आ जाए विदिन 55 मिनट्स। तो कनेक्टिविटी का इशू था। हमारे जो ऑनरेबल अभी सांसद जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री हमारे और हमारे तीनों MLA सबने प्रयास करके जो प्रयास किया और टेंडर हुए, वो टेंडर एक्सेप्ट होने में एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगा। और अभी आप देखिए कल पेपर में भी आया था, राष्ट्रीय अखबार है नव भारत, कल उसने छापा था कि फ्लाइट 25 से शुरू हो रही हैं, टिकट्स काउंटर ओपन होने वाले हैं। तो अब जाकर प्रॉपर आप कह सकते हैं कि 25 तारीख से सरगुजा उड़ान भरेगा। और ये प्राउड की बात भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वो हमेशा कहते थे कि कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है, 1 दिन लग जाता है पूरा आपके यहाँ आने में। तो ये एक सुखद खबर है हमारे लिए जो शुरू होगा, एयरपोर्ट शुरू कर रहे हैं। तीसरा, इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप देखते हैं अंबिकापुर की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो हमने दिया था।
माननीय मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, 15 साल हमारी सरकार थी, हमने दिया। नगर निगम, नगर पालिका था अंबिकापुर, आप बहुत छोटे रहे होंगे, मैं भी बहुत छोटा था। 2004 में अंबिकापुर नगर पालिका निगम बना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना। तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन 2000 में हुआ था, अंबिकापुर को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2004 में नगर मिला। पालिका थे उस समय। अच्छा। हाँ, अंबिकापुर में 30 वार्ड हुआ करते थे, अभी 48 है रिसेंटली। तो उस समय 30 वार्ड थे और वार्ड की जो सीमाएं थी, मतलब उसको सबको बंदोबस्त ऐसा किया गया और शहर को नगर निगम बनाया गया। सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, रोड मैप बनाया गया कि कैसे शहर को बेहतर से बेहतर किया जाए। ये हमने किया। आप अभी देख रहे होंगे, आप एकदम खुलकर बात करिएगा। 10 साल से अंबिकापुर नगर निगम में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हाँ। शहर के सड़कों का हाल बेहद बुरा है, बेहद बुरा है। आप देख रहे होंगे शहर धूल से लबरेज है। बाइक से घूमना नहीं चाहते हैं लोग, घूमने का मन होता है लेकिन ड्यू टू डस्ट बिल्कुल नहीं चाहते हैं। शहर के सड़कों का हाल बुरा है। तो वर्तमान में जो निगम बैठी है उसके पास कोई विजन नहीं है। हाँ, एक विजन होना चाहिए कि मैं 5 साल के लिए चुनकर आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या विजन होना चाहिए, मुझे क्या क्या करनी है। शहर की सड़कें अच्छा करनी है, शहर के लोगों के लिए बेहतरी करनी है, जैसे शादी घर हो गए, लाइब्रेरी बना दो अच्छा जिसमें यूथ जाकर पढ़ सके, एक ऐसी चौपाटी डेवलप करो कि शाम को 1-2 घंटे के लिए माइंड को रिफ्रेश करने के लिए लोग वहाँ पहुँच जाएँ। तो बहुत सी ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको ठीक किया जा सकता था 10 सालों में, बिल्कुल, जो नहीं किया गया। और ये एज ए पॉलिटिशियन सबकी ड्यूटी है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं या जो पावर में है उनकी ड्यूटी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है कि आपकी ड्यूटी फर्स्ट है, क्योंकि उनके पास पावर है। आपके पास पावर है, आप कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। तो आप ये कह सकते हैं उस वजह से भी थोड़ा आप देखिएगा जो रायपुर बिलासपुर को महत्व मिलता है, मिलता तो अंबिकापुर को ही प्रॉपर महत्व मिलता है। हमारे तो सीएम ही यहीं से हैं, बिल्कुल बगल में जशपुर से। वो महत्व पहले नहीं मिलता था अंबिकापुर को, जो महत्व अब मिलना शुरू हुआ है। बिल्कुल, आप उसकी कई रीजन्स हैं, कनेक्टिविटी है और ट्राइबल एरिया है, वो भी एक रीजन हो सकता था। हालांकि अब वो इशू नहीं है, नीयत का है इशू कि नीयत अच्छा करिए और जमकर काम करने की ज़रूरत है हमारे शहर के लिए कि शहर और बेहतर से बेहतर हो। मैं जो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा था एक्चुअली रोड से ही रिलेटेड था, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं अंबिकापुर में। इंक्लूड कर दिया ना, मैं समझ गया था तो मैंने इंक्लूड कर दिया वो। हाँ। तो अब क्या लगता है रोड्स, क्योंकि अब तो बीजेपी है, बीजेपी के हाथ में पावर है, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि रोड्स कम से कम मेजर NH सही हो जाएं, अगर आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कोई अंदर से? कि आप देखेंगे, आप जब अंबिकापुर से रायगढ़ रोड की तरफ जाइएगा, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले सड़क की हाल कैसी थी। बिल्कुल। आप आज देख रहे होंगे कि सड़क जो लुचकी वाला जो ब्रिज था, जो हम ऐसे सराउंड घूम कर करते थे क्रॉस, वो सीधा स्ट्रेट पुल बन गया। वो सड़क कितनी अच्छी हो गई, नेशनल हाईवे है वो, गुमला कटनी हाईवे बोलते हैं, ठीक है। अब आप हम जहाँ बैठे हैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ भी बनारस रोड है, ये भी सड़क अच्छी है। थोड़ा सा पैच रिपेयरिंग वगैरह का काम बचा हुआ है मनेंद्रगढ़ रोड का, वो भी काम शुरू हो गई है, वो ठीक हो जाएंगी। अब जहाँ तक बची शहर के सड़कों का हाल, तो वो नगर निगम के अधीन है। शहर के सड़कों को दुरुस्त करने का काम नगर निगम को करना चाहिए। आप देख रहे होंगे आज कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क कितने बेहतर होते जा रहे हैं। आप देखिएगा, वो चाहे ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए, अभी रायपुर से विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे बन रहा है 6 लेन। तो कंट्री में अभी माननीय हमारे MLA के प्रयास से, हमारे राजेश अग्रवाल जी के प्रयास से, आप अंबिकापुर कटघोरा टू अंबिकापुर भी 4 लेन की स्वीकृति मिल गई, माननीय नितिन गडकरी जी ने रायपुर में दिया। तो ऐसे नहीं है, सड़क के काम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और इस बदलते हुए युग को हम देख भी रहे हैं, उसके साक्षी भी बन रहे हैं। तो निगेटिव के अलावा पॉजिटिव भी देखना चाहिए कि कुछ सकारात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। जी, यूथ जो हमारा पॉलिटिक्स में अभी जॉइंट है, स्पेशली बीजेपी की अगर हम आपसे बात करें, तो काम किस तरीके के होते हैं यूथ के लिए एक पार्टी के अंदर? देखिए, युवाओं के लिए हर क्षेत्र में काम, जैसे सबसे पहला तो काम ये है कि हम लोग अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो पढ़ने वाले छात्रों के बीच में काम करते थे। जो स्टूडेंट्स हैं, ये ट्राइबल एरिया है तो हॉस्टल में आके रह रहे हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको समस्या क्या है, रहने की समस्या तो नहीं है, खाने की समस्या तो नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई तो अच्छे से हो रहे हैं, क्लासेस तो अच्छे से लग रहे हैं। अब हम चूँकि थोड़ा हमारी जो स्टूडेंट टाइम ख़त्म हुआ, एक्टिव पॉलिटिक्स में इधर आए भारतीय जनता पार्टी में, तो युवा मीन्स जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके बीच में काम करना, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके बीच में जाना, उनके तक पहुंचना, उनको बताना कि भारतीय जनता पार्टी
कंट्री में और स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। आप अभी हम लोगों ने मेंबरशिप अभियान पूरे कंट्री में, भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप अभियान चला रही थी, तो हम लोगों ने अपना अपना तो मेंबरशिप रिन्यूअल किया ही, साथ ही नए युवा जोड़े। छत्तीसगढ़ को 60 लाख का लक्ष्य दिया गया था, 60 लाख लोगों को जोड़ना है आपको। हम उसमें अव्वल आए, हमने जोड़ा। और यूथ को जोड़कर ये बताना कि कंट्री के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप एक बोलते हैं ना, तराजू में तौल लीजिए, एक तरफ दूसरी पार्टी को रख लीजिए, हमारी पार्टी को देख लीजिए, जो बेटर हो आप ज्वाइन करिए। तो ऐसे करके हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप आइए, हमारी पार्टी का मेंबर बनिए। और इतने वर्ल्ड लीडर हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके सपनों को साकार करने के लिए नए भारत जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 मतलब जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय न्यू इंडिया दिखना चाहिए पूरे वर्ल्ड को कि भारत अपना 100वां आज़ादी का उत्सव मना रहा है और एक नया भारत दिख रहा है। नया भारत मीन्स ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया, सारी चीज़ें आप देखिए। आज आईफोन भी असेंबल्ड हो रहे हैं इंडिया में। और आप बड़ी बड़ी चीज़ देखिए, वो चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, डिफेंस के सेक्टर में हो, या आप किसी भी सेक्टर में हो, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स, IIM, IITs, सब आज भारत टॉप पे है। तो हम यूथ से इसलिए कहते हैं कि आप आइए, जुड़िए और इस न्यू इंडिया को बनाने में हमारा मदद करिए और पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप भी बताएंगे अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को कि इस न्यू इंडिया के मोमेंट में हम भी जुड़े हुए थे। क्या लगता है अगले जो इलेक्शन आएगा 5 साल बाद, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, और अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमको कितना वर्क करना चाहिए, पार्टी को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उस समय के इलेक्शंस में? देखिए, आगामी 4th जो टर्म आता है तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 3 टर्म्स आपको लोग 15 साल से देख रहे हैं काम करते हुए। बहुत क्वेश्चंस होते हैं अपोजिशन की तरफ से भी, बहुत सारे आंसर्स हमको देने होते हैं। तो अगले 5 साल हमारे हाथ में उसको प्रूफ करने के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ में तब तक क्या ऐसा हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या हमको ईजी गोइंग ले रहे हैं कि नहीं वो तो हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ईजी गोइंग तो हम लोगों ने कभी नहीं लिया और कोई भी दल नहीं लेता है। चुनाव को चुनाव की तरह ही देखा जाता है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है इंडिया में। आप लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही चुनती है सरकार को। एक समय था 1947 के पहले राजतंत्र थे, रियासतें थी। आज इंडिया में डेमोक्रेसी है। और अभी रिसेंटली जून में हम तीसरी बार सरकार में आए हैं और हमारी पार्टी रोड मैप, काम का रोड मैप, साथ ही इलेक्शंस, अगले इलेक्शन में हमें जाना है तो किन किन मुद्दों को लेकर जाना है कि हमने ये किया है और आगे के लिए हमने ये तैयार करके रखा है कि हमें ये करना है। तो आप उसके लिए हमें 5 साल और दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे होगे, और जो हमें करना है उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। तो जनता के पास जब 2029 में हम जाएंगे, अपकमिंग बहुत, अभी तो 4 साल हैं, 4.5 साल हैं, तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे पब्लिक के बीच में कि ये हमारी रिपोर्ट कार्ड है, आप देखिए और फिर आप स्कोर दीजिए हमें कि कितना स्कोर देना चाहते हैं आप। और स्टेट में भी आप, अभी रिसेंटली हमने 3 तारीख को अपना 1 साल पूरा किया छत्तीसगढ़ में सरकार बने, और इस 1 साल में किसान, युवा, नौजवान, महिला, सबके क्षेत्र में हमने काम किया है। और अभी तो हमारे यहाँ फिर नगर निगम के इलेक्शंस भी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। जनवरी लास्ट में होप सो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है नगर निगम के। तो पब्लिक, मुझे पूरा भरोसा है कि उस काम को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चूँकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरा ऐसा मानना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, फिर काम और बेहतर और तेज गति से होगा। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। वो हमारे देश में हमेशा, क्योंकि सभी समुदायों को इतना वो ऑनर दिया गया कि सब साथ में मिलकर रह सकते हैं, सेक्युलर कंट्री है। उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी कई बार ऐसा होता है, एंड स्पेशली जो भाजपा और कांग्रेस की 2 पार्टीज़ हैं, भाजपा की तरफ से हिंदुओं का सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और हिंदुओं का सपोर्ट भी भाजपा को देखने को मिलता है। और कभी कभी जब इलेक्शंस के समय आते हैं, उसके पहले के जो 6 महीने होते हैं, तब जो हमारे PM जी के जो भाषण होते हैं उसमें भी बहुत हिंदूवादी भाषण वो देते हैं कई बार, और कभी कभी वो बाकी समुदायों के खिलाफ भी चल जाते हैं। तो क्या ये मतलब, मेरे को समझ नहीं आता है कि क्या उनका इसमें मोटिव है कुछ इसके पीछे,
कि हिंदुओं को लेने से, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी हमारी कंट्री है, तो उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये बातें सारी सच है और हम इसको मान भी लें, एक्सेप्ट कर लें एक तरफ, दूसरे तरफ अगर हम दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते, अगर हम मुस्लिम होते, तो हमारे अंदर को डर नहीं आ जाता कि नहीं बार बार एक ही पार्टी का इतने लंबे समय तक बने रहना जो कि हिंदुओं को सपोर्ट करती है। तो इसी कंट्री में, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री भी है, तो एज मुस्लिम तो हमको बहुत एक फियर आने लगेगा अपने आप में। और जो योगी आदित्यनाथ जी भी बने थे तब भी ये बहुत बातें हो रही थी कि वहाँ के मुस्लिमों के लिए बहुत टफ हो जाएगा अब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी ऐसी बातें कई बार होती हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है जो हिंदू मुस्लिम एंगल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आता है? देखिए, ये नैरेटिव है, ये बनाया जाता है। मुझे याद है 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कैंडिडेट थे एनडीए के, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे, उस समय ऐसा छवि बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, वो डाई हार्ट हिंदू हैं और उनके आने से मुसलमान वर्ग है या और भी वर्ग हैं उनको नुकसान हो जाएगा। आप भी साक्षी, आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। बिल्कुल। ऐसा कभी लगा आपको कि एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है? कभी नहीं। बिल्कुल। वो हमेशा अपनी भाषा में बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आज आप देखिए, मैं मुसलमान धर्म की बात करता हूँ, आज उनके यहाँ एक कुप्रथा थी 3 तलाक का, जिसे कानून बनाया गया। मतलब हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो सम्मान के साथ समाज में जी सकें, सम्मान के साथ समाज में जी सकें। कि तो 3 तलाक उनमें एक कुप्रथा थी। बिल्कुल। कुछ कुप्रथाएं हमारे यहाँ भी थी, उसे भी बहुत पहले ठीक किया गया। तो उनकी कुप्रथाओं को ठीक किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। योगी जी के बारे में जो परसेप्शन गढ़े गए, आप देखिए उत्तर प्रदेश के वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है हमारी वहाँ। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, बल्कि जो गैंगस्टर्स थे, जो माफिया थे, जिनसे जनता असुरक्षित महसूस करती थी, जिन्होंने जनता को परेशान करके रखा हुआ था, उनके प्रॉपर्टी लूटना से लेकर जान से मारने की धमकी और कई हत्याएं किए थे, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके साथ न्याय किया। तो पुलिस और प्रशासन वहाँ अपना काम कर रही है, सारे वर्ग सुरक्षित हैं। बस है आपके देखने का नज़रिया। अब नज़रिया तो हम चेंज नहीं कर सकते। आप विश्वास करके चलिए कि सरकार हमारे साथ है, न्याय तो सबको मिल रहा है, वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, सबको सरकार एक भाव से देखती है, न्याय करती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सारे वर्ग की बात करती है, उसमें हिंदू वर्ग की बात ज़्यादा करती है। आप जानते हैं कि इस देश पे 800 से 1000 साल ये देश गुलाम रहा, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को मिटाया गया। आज जो आपने राम मंदिर, जो पिछले वर्ष 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर का जो हमने जो हमने सुना था बचपन से कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म वहाँ हुआ है। लेकिन वो मंदिर हम बचपन से सुनते आ रहे थे, साकार होते हमने देखा, हमारे दादाजी ने नहीं देख पाए, हमारे मतलब ग्रैंडफादर के फोरफादर लोग नहीं देख पाए। 500-600 साल से सुनते आ रहे थे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रोका था कि कसम राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने पूरा किया। तो मंदिर बनाने से अगर हम हो जाते हैं एंटी मुस्लिम, तो हाँ, मैं मंदिर बनाना, भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ है मंदिर तो वहीं बनेगा ना। आपको बगल में मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी गई है, बगल में आपको ज़मीन तो दी गई है, लेकिन भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या, तो मंदिर हमने वहाँ बनाया। अगर आप उससे हमारी छवि क्रिएट करते हैं कि हम एंटी मुस्लिम हैं, तो हाँ, हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं। हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखिए, आज कौशल विकास के माध्यम से उनकी बहनों को, उनकी माताओं को, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वो आज प्रधानमंत्री जी ने जो लोन की व्यवस्था की है कि कोई भी युवा 0% ब्याज पे लोन ले सकता है और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकता है, सारे वर्ग के लिए। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू वर्ग के लिए है, मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं है, क्रिश्चियन वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए है और सभी लाभान्वित होते दिख रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपने शहर में बचपन से रहा हूँ, हमारे मुस्लिम वर्ग के भाइयों के जीवन स्तर में भी उत्थान हुआ है। पढ़े लिख आज यूथ पढ़ रहा है, लिख रहा है, उनके बीच का भी यूथ पढ़ रहा है, लिख रहा है, समाज की मुख्य धाराओं से जुड़ रहा है और बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स निकाल रहे हैं, अपनी खुद के बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं। अच्छा लगता है। तो ये नैरेटिव एक चुनाव के समय गढ़ा जाता है, चूँकि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो कि बीजेपी इज़ नॉट ए सेक्युलर पार्टी। ठीक है, सेक्युलर कंट्री है और हिंदुओं की बात करना कोई अपराध नहीं है इस देश में, चूँकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और ये देश राम और कृष्ण का है, तो यहाँ बात तो हमेशा राम और कृष्ण की ही होगी।
इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पार्टी की आइडियोलॉजी से हटके अगर मैं आपकी आइडियोलॉजी समझना चाहूँ, पॉलिटिकल करियर में अपने आप को कहाँ तक देखते हैं और कहाँ तक आप इसमें एक्सीलेंस लेना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। 18 करोड़ मेंबर हैं ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के, उसमें एक मेंबर मैं भी हूँ। बाकी हमारी पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, मतलब किसी व्यक्ति की कृपा से ये पार्टी नहीं चलती। पार्टी को चलाने वाले लोग हैं जो पार्टी को चलाते हैं, समय समय पर अच्छी प्रतिभा, अच्छे लोगों को हमेशा प्लेटफॉर्म देते हैं। आप देखिए, आप देख रहे होंगे हमारी बगल की सीट सीतापुर, वहाँ से एकदम यंगेस्ट एमएलए हैं छत्तीसगढ़ के, 34 इयर्स के मात्र, राम कुमार टोपो। हाँ, एक युवा है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया उन्हें, आज वो एमएलए हैं। अपने आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो वहाँ के बच्चों को रोज़ एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिजिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप सेना में जाएं, आप स्टेट पुलिस में जाएं, और साथ ही कोचिंग खुलवा कर रखे हैं निःशुल्क कि आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें, अच्छे टीचर्स हायर करके रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी यूथ को मौका देती है। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर हूँ जो इतने सालों से काम कर रहा हूँ। पार्टी ने एक पहचान दिया है शहर में, जो भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो एक मेरी पार्टी की वजह से ही जानते हैं, और पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। और अभी तो पूरा जीवन बचा हुआ है, अभी तो चंद कदम शुरुआत ही किया है चलना। तो पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं देखती है और समय पे कहीं ना कहीं बिठाती है, वो निश्चित रूप से करेगी। तो अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर आपको पार्टी से और चांसेस आगे दिए जाते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप कहीं रुकेंगे जाके कि हाँ मेरा ये लेवल यहीं तक था, मैं इतने को ही पकड़ के रखना चाहूँगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा? नहीं, देखिए, ये लेवल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में अभी मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ बीजेवाईएम में। इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट में काम करता था, पार्टी ने स्टेट में पहुँचाया। पार्टी भविष्य में जो मौका देगी, जो भी मौका देगी, फिर से बोलेगी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, फिर से जाऊँगा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि हम एक पार्टी में, ऐसी पार्टी में काम करते हैं जो डिसिप्लिन के लिए ही जाना जाता है। तो डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन के लिए इसलिए जाना जाता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। देवेंद्र फडणवीस जी जो अभी कल परसों चीफ मिनिस्टर की शपथ लिए महाराष्ट्र के, हाँ, चीफ मिनिस्टर की तीसरी बार, लेकिन उससे पहले वो 2.5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। पार्टी ने बोला कि नहीं, अब अभी आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, उप मुख्यमंत्री। पार्टी का डिसिप्लिन है, उन्होंने बोला बिल्कुल बनूंगा, मान लिया। तो पार्टी जो लेवल तय करेगी, पार्टी बोलेगी यहाँ काम करना है यहाँ करेंगे, पार्टी बोलेगी वहाँ काम करना है वहाँ तय करेंगे। तो पार्टी का निर्णय, दल का निर्णय तो सर्वोपरि है। क्योंकि पार्टी के अंदर जब तक हम काम करते हैं तो एक समय तक ये होता है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हमको पार्टी एक पोजीशन पे जाके बैठाती है, लोगों के वोट के सामने खोला एक फेस दे देती है, और अगर हम उस इलेक्शन को जीत जाते हैं तब फिर हम पार्टी से हट के उन लोगों के लिए भी काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर एक स्टेट हो गया, फिर नेशन हो गया। तो उस लेवल पे जाने के बाद आपका क्या मोटिव होगा कि अगर आपको आगे जाके कहाँ तक आप देखते हैं अपने आप को कि मैं यहाँ तक जाके चीज़ें संभाल सकता हूँ अभी के पोजीशन में? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका फ्यूचर विज़न जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे पार्टी में जुड़ना तो बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट की? जैसे कि आपने बोला कि एक विज़न लेके आया था, तो वो विज़न एक्चुअली में क्या है? सिर्फ देश सेवा थी या पार्टी के जुड़ने के बाद वो कुछ चेंज हुआ, और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई पिछले 10 सालों में जब से आपने पार्टी ज्वाइन किया? मैं जब पार्टी ज्वाइन किया तो छोटा सा विज़न था, कुछ नहीं, पार्टी में काम करना है, शहर में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, लोगों के लिए काम करना है। पार्टी में काम कर रहे, उस समय हम रूलिंग पार्टी में थे, तो लोगों के लिए काम करना है और अपनी छवि अच्छी बनानी है। समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है मदद की, उनकी मदद करिए। क्योंकि देखिए, ईश्वर मदद के लिए बहुत कम लोगों को चुनते हैं, और अगर आपको चुन रहे हैं, चुने हैं, तो फिर आप मदद करिए लोगों की। विज़न ये था कि अच्छा काम करना है। एमएलए एमपी बनकर ही आप अच्छा काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने तो ही अच्छा काम कर सकते हैं। काम करिए, आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे अपने क्षेत्र में असहाय लोगों की, गरीब लोगों की, नीडी पीपल की मदद करनी है। एक लक्ष्य लेकर आया था, जो हम अभी भी करते हैं। मैं आपको बताया है कि हम लोग एक नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ चलाते हैं, हेल्पिंग हैंड्स, और बाकायदा व्हाट्सएप के साथ ही सोशल मीडिया पे भी उसके ग्रुप्स बना रखे हैं हमने, और हमारे नंबर सभी जगह हमने दे रखे हैं, वो भी है। दूसरा, पार्टी में जब ज्वाइन किया, अभी भी ये भाव रहता है कि नहीं, पार्टी जो निर्देश दे, जहाँ बोले, जैसा बोले वैसा काम करना है। जब शहर शुरुआत किया था उस समय अंबिकापुर शहर में काम करता था। उसके बाद कुछ दिन के बाद पार्टी ने प्रमोशन किया, ज़िले में काम करने लगा।
उसके बाद पार्टी ने देखा कि हाँ थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने प्रदेश में पहुंचाया, तो प्रदेश में काम करने लगे। तो पार्टी समय समय पर जिम्मेदारियां बदलती है बिल्कुल। आपकी देखते हुए कार्यप्रणाली को कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है। तो पार्टी भूमिका तय करती है और वो भूमिका अभी तय की है, निभा रहा हूँ। आगे जो भूमिका तय करेगी कि आपको ये करना है वो करूँगा। एकदम बेसिक पे आ जाते हैं, अंबिकापुर की यूथ के लिए आपका क्या मोटिवेशन, क्या मैसेज है? देखिए हमारे शहर के यूथ बहुत प्यारे हैं और मैं अपने शहर को बहुत पसंद भी करता हूँ और यहाँ के युवाओं को भी मैं देखते रहता हूँ। नशे से बचें, गोल निर्धारित कर लें हमें किस सेक्टर में काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है। जैसे हमें कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है या अपने रोज़गार की व्यवस्था करनी है, अपना खुद का बिजनेस स्टेबल करना है, या फिर और कहाँ जाना है। कोई एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, इंडियन एयरफोर्स में। विज़न एकदम क्लियर रखिए कि मुझे ये करना है, कंफ्यूज मत होइए। मैं कई बार कहता हूँ कंफ्यूज होना ही नहीं है, गलतफहमी नहीं पालो। विज़न बनाओ और उसके बाद जमकर उसके पीछे हार्डवर्क करो। हार्ड वर्क के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क बोलते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, हमेशा पे करता है। तो अच्छा विज़न बनाकर चलिए और जमकर काम करिए, निश्चित रूप से आप कामयाब होइएगा। और हमारे शहर के यूथ में देखता हूँ मेहनती भी हैं, वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहर के कई लड़के हैं जो छत्तीसगढ़ को और हमारे शहर को प्राउड फील करवा रहे हैं। आज आप ही देखो, मैं आप ही की बात करूँगा। आप मुंबई में काम कर रहे थे, आप यहाँ अभी आए और इतना अच्छा आप अभी काम कर रहे हैं। ये अच्छे अच्छे लोगों को लाकर बिठाना ताकि लोग उनके बारे में जानें, और पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, साथ ही इवेंट्स भी कितने सारे आप कर लेते हैं। तो वही है कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं ना, तो एकदम क्लियर रहिए कि मुझे ये काम करना है, कंफ्यूज मत होइए और उस क्षेत्र में अच्छे से काम करिए, निश्चित रूप से आप उसको पा लेंगे। तो भैया कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट को। इस शो का जो कॉन्सेप्ट है और जो भी आपका अनुभव रहा उसको आप शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा बातचीत। देखिए ये पॉडकास्ट क्या कह सकते हैं आप, बातचीत ही तो है, बातचीत ही है। बिल्कुल, हाँ। तो कुछ मेरे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपने सवाल किया, कुछ पर्सनल सवाल किया, शहर को लेकर सवाल किया, स्टेट को लेकर सवाल किया, तो बहुत ही अच्छा रहा कुल मिलाकर आपके साथ बातचीत। और मैं थैंक यू कहूँगा कि आपने अपने इस शो में बुलाया, द सौभाग्य शो में आपने बुलाया, तो मैं तो थैंकफुल हूँ और बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और ऐसे ही आगे भी अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते रहिए। और मैं हमेशा सौभाग्य शो को देखता भी रहता हूँ, हमेशा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। और बाकी लोगों से भी कहूँगा कि पॉडफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का नाम है सौभाग्य के, उसे सब्सक्राइब करिए। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सौभाग्य, इन्हें हमेशा पुश करिए, मोटिवेट करिए कि और आगे जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।